हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फिर कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग को। रेजोनेंस जो है हमारा टॉपिक वो हो चुका है। रेजोनेंस क्या होता है एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक आता है रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को राइट करने के लिए जो रूल्स है बेटा वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले आप रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी की वीडियो को जरूर देख के आएंगे, देन आप इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। ऑलराइट, सो हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर राइटिंग resonating structures। कौन कौन से रूल्स हैं? रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट रूल आता है यहाँ पर, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बेटा राइट करेंगे तो वहां पर हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही रूल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वन बाय वन। तो फर्स्ट रूल इसके अंदर क्या बोलता है कि जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं, उन्हें हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर जो एटम्स की पोजीशन है वो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। सो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रूल लिखेंगे आप, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर should contain the same atomic positions, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी बेटा। कंटेन्स द सेम एटॉमिक पोजीशन, जो एटम की पोजीशन है वो हमारी सेम रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में वहां पर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वहां पर क्या करेगी, डिफर करेगी। सो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड कंटेन द सेम एटॉमिक पोजीशंस एंड दे शुड differ only in the position of electrons, डिफरेंस कहां पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास H3PO3। क्या है बेटा, H3PO3। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे P, फास्फोरस लिखेंगे। यहाँ पर इस साइड क्या आ जाएगा, OH आएगा, इस साइड एक OH आएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग होगी H3PO3 के केस में। अब दूसरा केस जो है वो इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर HOP आ जाए, यहाँ पर OH है और साथ में यहाँ पर OH है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग हो सकती है फास्फोरस के साथ में। इस साइड OH है, इस साइड OH है, नीचे भी क्या है, OH है। एक क्या है, एक OH है, एक में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, एक में हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड और एक में OH है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग होती है। अब सेकंड में देखिए एटम की पोजीशन चेंज हो गई बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एटम की पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में आ गए। तो इस तरीके से जो एटम की पोजीशन है वो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हमारी चेंज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आप ध्यान में रखेंगे, क्या है फर्स्ट रूल, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पोजीशन है एटम की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो चेंज आपको नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर चेंज किस में आएगा, इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर। क्लियर है आपको फर्स्ट रूल, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था हमारा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेकंड रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए,
ठीक है, अलग अलग हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो उन सभी के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के पास में। सो सेकंड रूल लिखेंगे, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, the contributing structures should have the same number of unpaired electrons, ऑलराइट। तो क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन का, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी बॉन्ड हो जाएंगी। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अब बॉन्डिंग आप इस तरीके से शो कर दीजिए, ठीक है। अब तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, किसके केस में, बेंजीन के केस में हमने ड्रॉ किया है। तो अब मुझे बताइएगा बेटा, फर्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, क्या इसके अंदर कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन होती है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर भी वही बात है, कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, तो बेंजीन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये एक बॉन्ड इस साइड है, दूसरा बॉन्ड इस साइड है, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बेटा ये तो स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक नहीं रहेगी, यहाँ तो हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि हमने क्या बोला था, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उनमें सेम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें आ गया डिफरेंस, तो ये वाली हमारी स्ट्रक्चर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी बेंजीन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? सेकंड रूल भी क्या है, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें सेम नंबर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट रूल, थर्ड, थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उनकी एनर्जी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी की एनर्जी बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का नहीं होना चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स should not differ much in एनर्जी। ज्यादा एनर्जी का जो डिफरेंस है, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी एनर्जी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये था हमारा रूल थर्ड। नेक्स्ट है रूल फोर्थ। रूल फोर्थ में क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होगी उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आ जाए, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो द कंट्रीब्यूटिंग structures should have the positive charge, contain लिख लो बेटा, कैसे भी लिख लो आप, should contain
द पॉजिटिव चार्ज, बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां पर बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, द पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एंड नेगेटिव चार्ज किस पे, एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द electronegative atom, on the electronegative atom, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, इससे आप एग्जांपल से आपको बताते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव के केस में। ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलग नहीं हो जाने चाहिए चार्जेस, नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे और पॉजिटिव आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यहाँ पर हम आपको समझाएंगे HF का केस लेके। किसका बेटा, HF का। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 3 4 5 6 7 8, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, दूसरी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किसकी तरफ हैं, फ्लोरीन की तरफ, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर होगी। तीसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, और फ्लोरीन पे कैसा आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये हमारी थर्ड स्ट्रक्चर होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी बात ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और हाइड्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। ठीक है, फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन कैसा एटम है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है ये भी। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो ये तो बेटा गलत हो गया ना काम। हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, तो ठीक नहीं है ये। फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा रूल 4 की जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें नेगेटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसके बाद है रूल 4, रूल 5 बेटा। ठीक है, 4 रूल हमने पढ़ लिए, अब 5th रूल है। 5th रूल क्या बोलता है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, जो हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सेम चार्ज है, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सेम चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एटम्स पे नहीं होने चाहिए, मतलब आसपास के एटम्स पे। क्लियर, ऐसे नहीं होने चाहिए। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब जो अपोजिट चार्जेस है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये जो चार्जेस है ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इनसे तो क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है, इनमें तो अट्रैक्शन होती है, बट नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, पास में पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 5th रूल, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए, द सेम, द लाइक चार्जेस, the like charges should not be present, should not be present कहाँ पर, adjacent atoms पर। ठीक है, should not be present on adjacent atoms, बताएंगे अभी आपको कैसे। ठीक है, should not be present on adjacent atoms and unlike charges
और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। एंड अनलाइक चार्जेस should not present widely, मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है, should not be present widely। क्या बोल रहे हैं हम, क्या रूल है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा, जो लाइक चार्जेस होंगे वो तो एडजेसेंट एटम्स पे नहीं होने चाहिए, और अनलाइक जो चार्जेस हैं वो हमारे ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए, वो पास में होने चाहिए। सो एग्जाम्पल से इसको देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ठीक है, डाइकेटोन के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा फिर आर सी, यहाँ पर ओ, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आर, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, बट अब ये देखिए आप आ कहाँ पे रहा है, एडजेसेंट एटम्स पे आ रहा है ना, पास के एटम्स हैं, एडजेसेंट है एक दूसरे की, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, एडजेसेंट एटम्स पे, मतलब लाइक चार्जेस है ना, एक जैसे चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे आ गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में। और जो अपोजिट चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वो ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए, वो पास में होने चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज वो तो अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे के साथ में, रिपल्शन होती है, ठीक है, लड़ाई करेंगे ये तो इसलिए बेटा जो लाइक चार्जेस है वो तो पास नहीं होने चाहिए, और अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस है वो ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारा रूल 5th, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर लाइक चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए एडजेसेंट एटम्स पे, एंड अनलाइक चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए वाइडली, मतलब ज्यादा दूर दूर, अनलाइक चार्जेस शुड नॉट बी प्रेजेंट वाइडली, ठीक, ये था रूल 5th बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट रूल 6th। सो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स विद, 6th रूल क्या बोलता है, स्ट्रक्चर्स विद मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, structures with more number of covalent bonds contribute more towards the resonance hybrid। समझाएंगे आपको अभी, देखो, contribute more towards the resonance hybrid, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारा रूल 6th है। क्या है रूल, कि जो हमारी स्ट्रक्चर्स होंगी जिनमें ज्यादा नंबर में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे किसकी तरफ, हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स विद मोर नंबर ऑफ, विद ग्रेटर नंबर ऑफ, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट मोर, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब ये शिफ्ट हो जाए यहाँ पर बॉन्ड, और ये शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कैसा है CH2, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा CH, यहाँ पर 2 नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड,
ठीक है, इस तरीके से हमारे चार्जेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर में कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड को वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर CH2 नेगेटिव और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी यहाँ पर। क्लियर है बात बेटा? तो जिन स्ट्रक्चर्स में ज्यादा नंबर में कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड में। क्लियर हो गई बात? तो यही थे बेटा रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप राइट करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने आपको जितने रूल्स हैं सारे बता दिए हैं। जब आप राइट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तो आपको कौन कौन से रूल्स ध्यान में रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में बेटा फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स राइट करनी होती हैं। ठीक है, तो कुछ 5-6 एग्जांपल्स हम लेंगे, उससे आपको क्लियर करवा देंगे कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को राइट करेंगे। उसके बाद लिमिटेशन आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, देन फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो आपको कॉपी में अपने नोट्स बनाते ही रहना है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने लेक्चर्स देख रहे हो ऐसे ही आपको नोट्स भी बनाते रहना है साथ के साथ। ठीक है, बाद पे नहीं छोड़ना है आपको काम अपना, साथ साथ बनाओगे तो एकदम से प्रेशर नहीं आएगा एग्जाम्स में। और BSc में हो तो बच्चे क्या करते हैं एकदम से मतलब एग्जाम टाइम में ही उनको पढ़ना होता है, बट बेटा आप डेली बेसिस पे काम करोगे ना तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी। क्लियर? आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, आपको ऐसे एग्जाम टाइम में क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। तो डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा आप करो। ठीक है, एक टॉपिक आप लो। क्लियर हुई बात? सो ये थे बेटा रूल्स। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे, समझ में आए हो गया, एक एक रूल आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी फिर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।